नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ के नए प्रोग्राम आमने सामने। आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर में, जहां पर हमारे साथ लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर से ऋषि गौतम जाटव जी हैं। ऋषि जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऋषि जी, आप अपना परिचय पहले तो जनता को बता दीजिए। अच्छा, मेरा नाम ऋषि गौतम जाटव है और कांग्रेस पार्टी का ST का प्रदेश सचिव हूँ और PCC सदस्य है बुलंदशहर से। तो सच्चाई तो ये है कि खुर्जा से भी हूँ, बुलंदशहर में इसमें आता ही है। और मेरा जन्म जो हुआ है वो बुलंदशहर लोकसभा में। मेरा गांव पास में ही है, आंचरू कला नदी के किनारे, छोटा सा गांव है, सुंदर सा गांव है। जहाँ से भी कोई गुजरता है तो बड़ा खुश होकर गुजरता है कि भाई बहुत अच्छा गाँव है। नदी किनारे गाँव आप तो जानते हैं अच्छे गाँव। और मैं 2003 से मैंने सोचा अपने जीवन में कि कुछ ना कुछ समाज के लिए करना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, तो हमने कुछ बस यही सोचा कि हम पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स में ही समाज का भला हो सकता है। बाकी लोग सोचते हैं कि मैं गुंडा बनूं, मैं बदमाश बनूं, वो फिरौती करूँ, गलत काम करूँ, वो करूँ। मगर अपने अंदर सोच यही थी कि एक समाज की हम किस तरीक़ा से करते हैं। तो केवल अगर कभी हम सत्ता में बैठते हैं तो सबसे पहले समाज का भला करेंगे, जो दबे कुचले लोग हैं उनको उठाने का काम करेंगे। तो मतलब आपने इसी उद्देश्य से राजनीति में कदम रखा? जी बिल्कुल। तो आप इतने छोटे गांव से मतलब आए और राजनीति में आए और कांग्रेस में आकर आपने काफ़ी पद भी ग्रहण किया और इतना मतलब संभाला भी अपने युद्ध को। तो मैं जानना चाहती हूँ इसमें कितना संघर्ष आपने किया है? कितना मैंने संघर्ष वो किया है कि जब मैं राजनीति में आना चाह रहा था तो काफ़ी लोग मुझसे दूर हटते थे। सच्चाई बता रहा हूँ कि ये वो हटते थे कि मैं एक मेरे अंदर जुनून था, मेरे अंदर एक उस समय जब मैं 18-20 साल का था तो मेरे युवा था तो मेरे अंदर एक जुज्बा सा पैदा होता था, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा काम करने के लिए तैयार था। तो जब मैं आया था तो कुछ लोग मुझे पहचान नहीं पाए या मुझे नहीं पहचान पाया। तो मैं सबसे पहले मैंने जिला सचिव बना 2005 में मुझे जिला सचिव बना। उसके बाद फिर मुझे समय आता रहा, प्रदेश अध्यक्ष चेंज होते रहे, उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद में फिर जिला अध्यक्ष चेंज हो गए, फिर मुझे जिला सचिव बना दिया। फिर उसके बाद 2-4 साल बाद फिर चेंज हो गए, फिर मुझे जिला सचिव बना दिया। तो मैंने बोला जिला सचिव ही रहूँगा, मुझे थोड़ी कुछ प्रमोशन होनी चाहिए, मुझे भी 10 साल हो गए पार्टी के अंदर। तो फिर मुझे उन्होंने SC का जिले का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद फिर मैं अध्यक्ष पद पर आया SC के पे। उसके बाद फिर मुझे उत्तर प्रदेश का व्यापार प्रकोष्ठ का मुझे वो बनाया, चेयरमैन ही जिसको बोलते हैं, संयोजक बनाया मुझे उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ का निर्मल खत्री जी ने। तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी हुई कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा, मेरी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से पहुँचा मैं। तो मतलब आपने इतना संघर्ष भी किया है और तब जाके इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। तो हम जानना चाहते हैं, आप बिल्कुल ज़मीनी स्तर से उठे हुए हैं, तो आपको क्या क्या लगता है कि क्या क्या परेशानियां हैं जो जनता झेल रही है? सबसे पहले जनता तो ये झेल रही है, आपको बता दूं मैं, जो सरकार वर्तमान में सरकार चल रही है वो सरकार लोगों के हित में नहीं है। सबसे बड़ी बात, गरीबों के हित में नहीं है। अब एक बेचारी एक महिला विधवा है, बुजुर्ग है, डंडा लेके चलती है, उसको सब्सिडी दी थी, वो इन्होंने सब्सिडी वापस ले ली। अब ये तो सरकार से आप जवाब बूझिए ना। वृद्धा पेंशन भी मिलता है तो क्या वो भी उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है? वो भी वो रोक ली गई। मैं जा रहा हूँ क्षेत्र में, मैं लोकसभा का यहाँ पे मैं टिकट मांग रहा हूँ, सुरक्षा सीट है बुलंदशहर लोकसभा में, यहाँ का भावी उम्मीदवार भी हूँ और मैं टिकट मांग रहा हूँ। लोगों गाँव जा रहा हूँ, आज भी मुझे डिवाई जाना है, 2 प्रोग्राम मेरे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारी विधवा बहन है और विधवाएँ माता हैं उनको पेंशन बंद कर दी गई। मैं भी कुछ गाँव में गया था तो मुझसे बेचारी दलित महिला ने बोला कि भैया वो पेंशन कब तक आएगी? मैंने कहा जी ये तो कोई नहीं बता सकता। वो कहते हैं अभी उन्होंने राजस्थान में जाकर बोला कि तुम्हारा बेटा आ गया, प्रधानमंत्री जी ने बोला तुम्हारा बेटा आ गया, दिल्ली में बैठा, जो कहोगे वो करोगे। मगर उस समय पर आप होते, ऑनलाइन होते, तो उस समय पर मैं जवाब देता प्रधानमंत्री जी को कि आप बताइए वो बेटे 9 साल से कहाँ चले गए, 9.5 साल हो गई, वो बेटा कहाँ है जो आज माता है बहन है बेचारी, उसी चूल्हे से निकाल कर वो दोबारा चूल्हा जलाना पड़ रहा है उन बहनों को। एक सिलेंडर बेचारे किसान आदमियों को 1200 रुपये का सिलेंडर होना चाहिए। शहर का आदमी झेल लेगा, गाड़ी चलाने वाला झेल लेगा, बेचारी वो महिला नहीं झेल सकती है, जिसका पति नहीं है, जिसके छोटे छोटे बच्चे वो नहीं झेल सकती है। सबसे बड़ा जैसे सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो पहले 200 रुपये रक्षाबंधन पे कम किया गया और फिर 200 रुपये बढ़ा दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
नहीं, वो तो इन्होंने रक्षाबंधन पे वो दिया था ना, इन्होंने कह रहे थे हमने बहनों को तोहफा दिया है। बहनों को तोहफा 9 साल से नहीं दिखाई दे रहा था इनको, 9 साल से सरकार नहीं थी। आप बताइए, तोहफा तो दिया था राहुल गांधी जी ने दिया है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिया है, कर्नाटक की सरकार में दिया है। कैसे तोहफे दिए हैं उन्होंने? उन्होंने 5 गारंटी योजना बोली थी, वो लागू की, 500 रुपये सिलेंडर किया। छत्तीसगढ़ में 400 रुपये का करा, क्यों करा तुमने? 1200 रुपये रखो ना। राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर है। सबसे बड़ी एक बात बता दूं आपको, सरकार के अंदर कोई बीजेपी नहीं कर सकती है। मैं अभी राजस्थान गया, राजस्थान से मैं कुछ खरीदने के लिए गया था, तो बस अड्डा सामने था। तो मैं बोले यार एक हम हमारा सरकार चली जाए, एक बार जाके देखें, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। तो मैं बस अड्डे में गया, मेरे की भाई मैंने वहाँ देखा, इधर रसोई लग रही थी, रसोई जो वहाँ पर रोटी की थी केवल 8 रुपये में प्लेट, 8 रुपये प्लेट ना मात्रा के लिए। तो मैंने वहाँ गया, फिर मैं बोला, उसके बाद में फिर मैं बस अड्डे के अंदर गया। तो जैसे मैं एंटर हुआ, मैंने देखा मेरी टिकट किधर मिलती है इधर। तो मैं बोला, जब मैंने पूछा भाई अंदर ही मिलेंगी, तो उसमें एयर कंडीशन, शायद आप गई हैं, कभी नहीं गई राजस्थान? राजस्थान नहीं गई हूँ मैं। राजस्थान में एयर कंडीशन बस अड्डे के अंदर शीशों से बंद करके उसमें एयर कंडीशन, जैसे एयरपोर्ट के अंदर हम जाते हैं। तो सबसे बड़ी मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी राजस्थान सरकार को, गहलोत जी को, कि इस तरीक़ा की सरकार हमारी है, वो दोबारा सरकार वह इसलिए दोबारा आ रही है। तो अब कहना है जैसे राजस्थान में हो रहा है वैसे ही पूरे देश में होगा यदि इस बार आपकी कांग्रेस आ जाती है? बिल्कुल होगा। और सबसे पहले हम एक बार बता देते हैं, अगर यूपी के अंदर जो हमारे इंडिया गठबंधन चल रहा है और होगा, और इसका वादा कर रहे हैं हम 2024 में हम इनको उतार देंगे, और 2027 में हम यूपी में सरकार आएगी हमारी कांग्रेस की, महागठबंधन और प्लस इंडिया गठबंधन से। तो और महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है? महिलाओं के लिए सबसे पहले सोचा, इन्होंने जो 33% घोषणा की है, वो 33% आपने घोषणा कर दी। अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोला, दीदी प्रियंका गांधी जी ने बोला कि आपको करना तो तुरंत क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना लंबा क्यों लटका रहे हैं, क्यों लटका रहे हैं आप? उसको लटकाने मतलब तुम उनको आने वाले समय पे, कहा जा रहा है कि जनगणना नहीं हुई है इस वजह से ये रुक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब इनकी, वो कहते नहीं, देहात में बोलते हैं मिली भगत है। आने वाला समय 2024 में इनकी सोच है कि हम 2024 में आ रहे हैं, 2024 का नया संसद, नया कानून लागू करेंगे देश के, और जो विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ये, और ये होने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन नहीं होने देगा, देश के साथ है, और देश कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। तो आपका कहना है कि ये जो गठबंधन हो गया है, और जो मतलब आप लोगों ने जितनी परेशानियां देखी हैं अभी गठबंधन के द्वारा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सुचारू रूप से आ जाएंगी, विकास के क्षेत्र में एकदम हमारा देश जो है वो आगे बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आज हमारी ये देखिए, ये पत्र है हमारा 9 तारीख से और 26 तारीख तक चलेगा। ये दलितों का केवल हमारे 5 इसमें है। जरा हमें बताइएगा, दलित अधिकार ये जो मांग पत्र है वो किस चीज़ के लिए? ये सबसे ये अधिकार ये है, जैसे हमारे टीचर लोग हैं, जैसे हमारे लोग प्रधान लोग हैं, जैसे हमारे बीटीसी हैं, पूर्व प्रधान हैं, और पढ़ा लिखा कोई बच्चा है, तो हम उससे ये पूछेंगे भाई आज दिक्कत क्या आ रही है आपको? आने वाला समय, एक दिन ऐसा था, आप कांग्रेस के साथ थे, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, उनका एक ही नारा था जब हमारा चुनाव चिन्ह हल था। तो चुनाव चिन्ह जब हल था तो उसमें यही कहती थी भाई एक तरफ दलित जुड़ता है और एक तरफ है हमारा मुसलमान, ये दोनों हमसे क्यों बिछड़े? उसको ही सबसे पहले हम उनसे निर्णय लेंगे, भाई आप क्या चाहते हो, इस पर मांग पत्र को, इस पर हम साइन करेंगे। उसके बाद इसको हम प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, फिर दीदी प्रियंका गांधी हमारी प्रदेश प्रभारी, उनके पास जाएगा। फिर वहाँ से निर्णय ये पता चलेगा जो आने वाली सरकार हमारी होगी कि हमारे लोगों को क्या परेशानी है, और वो परेशानी हल होगी। आपको क्या लगता है कि दलितों को किस किस चीज़ों से ज़्यादा वंचित रखा गया है? सबसे पहले वंचित रखा गया है कि इन्होंने ज़मीन जायदाद बहुत कम है, बहुत कम ज़मीन जायदाद है। ये हमारी महिलाएं बहनें एक जैसे जाती हैं, किसी के मजदूरी करने जाती हैं, या किसी खेतों में अनाज लेने जाती हैं, या किसी को हम भैंस फूस का न्यार काटने जाती हैं, तो उनके साथ वहाँ अत्याचार किया जाता है। सबसे पहली बात ये, क्योंकि अगर हमारा दलित समाज अगर मजबूत हो तो हमें क्या ज़रूरत है किसी में? बाबा साहब यही कहते थे कि हम अपने दबे कुछ लोगों, दलित लोगों को मैं बराबर लाना चाहता हूँ। बराबर कहाँ है आप बताइए? हाँ, इतना हम बराबर नहीं आए, बराबर जब आएंगे तब। इतने आरक्षण दिए जा रहे हैं तो क्या तब भी ये मतलब आपका जो समाज है वो पिछड़ा रह ही जा रहा है? पिछड़ा नहीं, ये तो पिछड़ा कांग्रेस सरकार में तो बहुत अच्छा था, कि जो मौजूदा सरकार है इसमें बहुत बहुत पीछे चला गया।
कैसे चला गया? आज हमारे जो कोटे थे, 15% कोटा था, 18% कोटा था, 14.5-15 कोटा था, लोगों के कोटे, सबके कोटे हैं, एससी का कोटा था, वो कोटा कहाँ है? बीजेपी सरकार ने बोला था कि ये कोटा हम इसको प्राइवेट करना चाहते हैं। जब प्राइवेट करेंगे तो कोटा कहाँ रह गया? जैसा रेलवे प्राइवेट कर दी, एनटीपीसी प्राइवेट कर दी, और आपका लाल किला जहाँ जाएंगे वो इन्होंने बेच खाया। सबसे बड़ी बात देखिए, जो एक वो आती थी, बच्चों की स्कॉलरशिप आती थी, उसको भी रोकने जा रहे हैं। बच्चे आज स्कूल में मैं चाहता हूँ मेरी बेटी पढ़े, और पढ़ रही मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें नंबर के थ्रू होते थे। मेरी बेटी के नंबर आए 75 +4, तो उसका बच्चे का रेंज के हिसाब से हो गया। आज बीजेपी सरकार ने क्या किया है? आज इंटरव्यू दो। क्यों दे इंटरव्यू? आज इंटरव्यू दो, जो पास होगा बच्चा वो जाएगा। बताइए। ऐसा कहा गया कि जैसे ये इससे बच्चों की क्या योग्यता है, वो किस श्रेणी में है, ये जज करने के लिए किया गया है, पर आपके हिसाब से ये नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि जो चल रहा था वो परंपरा वो होनी चाहिए। आज बच्चे के दिमाग में बहुत थिंग्स घुस रही है। वो कह रहे हैं, मुझसे मेरी बेटी ने बोला, पापा हम तो चले गए, मगर और बच्चे कैसे जाएंगे वहाँ तक? जो हमारी रेंज थी उसके हिसाब से होते थे, और आजकल तो मुद्दे की बात चल रही है। अच्छा तू ठीक है, फटाफट साइन कर दो, बच्चा फेल है वो भी पास हो रहा है, जो बच्चा फेल है दलित का पता चलेगी, अच्छा इस फाइल को इधर रखो जरा, बाद में देखेंगे। ये चल रहा है। हमारे बेचारे जो नौकरी बेचारे कर रहे हैं लोग, हमारे लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको कहाँ रखा जा रहा है? देखिए, आज पुलिस में चले जाइए, आज सरकारी टीचरों को देख लीजिए, और आप उसको दलित, जितने भी हमारे दलित कर्मचारी हैं उनको देख लीजिए, उनको वहीं पीछे बैठाया जा रहा है आज। तो ये बीजेपी सरकार में हो रहा है। और बुलंदशहर में आप क्या क्या करवाएंगे? बुलंदशहर में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा क्षेत्र में मैंने अभी टिकट मांगी आपकी खुर्जा विधानसभा से, मुझे सौभाग्य मुझे नहीं मिली। पार्टी ने जिसको दिए, हमने शर्मा थे उनको, और हमारा अधिकार है जिसने पार्टी को टिकट दी, हम लड़ाने का काम किया। हमने सबसे पहले वहाँ एक मांग, हमने 4-5 मांगें रखी थी। सबसे पहली मांग रखी थी हमने कि जो अंदर से माता मंदिर देखा होगा आपने, वहाँ से और आपका सिकंदराबाद रोड तक, अगर मैं विधायक बनता हूँ यहाँ से, अगर पब्लिक मुझे चुनती है, तो मैं यहाँ से फ्लाई ओवर बनवाऊँगा। सबसे पहले ये थी, क्योंकि जाम से जूझ रहे हैं लोग। आज बीजेपी बैठी, बीजेपी ने कितने हज़ार करोड़ का पुल लिया है? 26,000 करोड़ का। ये पुल क्यों नहीं दिया उन्होंने? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ने बोला था वो पब्लिक के सामने। बाईपास का तुमने जाम दिखा दिया, किस में पैसा लगाएंगे? वो फ्लाईओवर को क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो ऋषि गौतम जाटव ने बोला था, वो कांग्रेस पार्टी का कहने से नहीं होना चाहिए। आप बुलंदशहर की बात कर रही हैं, बुलंदशहर में सबसे पहले हम चाहते हैं कि जिस तरीक़ा से हमारे राजस्थान सरकार में जो एयर कंडीशन बस अड्डा बनना है, सबसे पहले मैं उसको बनाने का काम करूँगा। ये मेरी इच्छा है, मैं सीख के आया हूँ वहाँ से। ये आपके वादे हैं? ये मेरा वादा, मैं राजस्थान से सीख के आया हूँ। हमारे वहाँ के राजस्थान से हमारे मुख्यमंत्री है, जो उन्होंने किया है, मैं 99% नहीं, मैं 110% उसे करूँगा उसको। जो आने वाले समय पर बहुत सारे MP MLA बने हैं यहाँ से, सपा के भी बने हैं, बीजेपी के बने हैं, 2 बार से आपके बीजेपी के हैं। उन्होंने अभी कुछ समय पहले उन पर टमाटर फेंके जा रहे थे, मगर पता नहीं पब्लिक ने कैसे जीत गए हैं। पब्लिक में पीछे शीशे तोड़ दिए गए इलेक्शन दौर में, पता ना कैसे जीत गए हैं, यही नहीं पता चलता। हमसे वोटर कहते हैं, अजी हमने तो वोट कांग्रेस को दी थी, वो वोट कहाँ गई? मुसलमान भाई कहते हैं हमने वोट कांग्रेस को दी, वोट कहाँ गई? अब ये समझ में नहीं आते ये कैसे जीत जाते हैं। वो मैं नहीं कहना चाहता, खैर माइक पर बैठा हूँ, मगर पब्लिक सब जान चुकी है। अब कहना है कि अब पब्लिक जान चुकी है, तो अब पब्लिक बदलाव करके ही रहेगी। बिल्कुल करके रहेगी। सबसे पहला दलित एक तरफ, पूरे देश के अंदर दलित एक तरफ कांग्रेस के साथ होगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और अगले इंटरव्यू में कभी आप मिलें तो इसका मैं आपको इलेक्शन के बाद आपको उसका, अभी तक हमारे पास था लगभग दलित हमारे 26-27% था, अब हमारे पास 80% दलित आएगा। नया लड़का हमारे साथ जुड़ रहा है, जो 8वीं से और जो 12वीं तक का बच्चा है वो हमारे साथ जुड़ रहा है, वो पढ़ तो उनके पढ़ाई के समय में डिस्टर्ब होगा। अगर वो ऐसे युवा बन के ऐसे नेतागिरी करेंगे तो फिर कैसे पढ़ाई होगी? नहीं, वो नेता नहीं कर रहे, वो साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, और आप जैसा नेता है, हमारा दलितों का नेता है,
तो क्या हमें लग रहा है आने वाला समय अगर आप कुछ बनते हो तो हमारे लिए जो बीजेपी ने रास्ता बंद किए शिक्षा के, कॉलेजों के, वो रास्ता आप खोल सकते हो। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो हम उस पर भी बहुत बड़े देश में हम लोग विश्वास करे बैठे हैं, एक दलित विश्वास करे बैठा है, क्योंकि हमारे एक राहुल गांधी साथ हमारे बड़े नेता हैं, क्योंकि वो दलितों के बारे में सोचेंगे। ऋषि जी, हम जानना चाहते हैं कि जो आपके वर्तमान सांसद हैं उन्होंने कार्य तो ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि आप लोकल हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे। हमने जो रास्ते देखे हैं वो तो रास्ते बहुत ही ख़राब हैं। तो यदि इस बार आप सांसद बनेंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मेरे बड़े भाई की ससुराल के मेरे बड़े भाई की ससुराल है उस घर में, गाँव में। उनका, मेरे भाई की ससुराल इधर घर है और उनका घर इधर है, उनका घर और सब कुछ। वर्तमान सांसद जी का? वर्तमान सांसद भोला जी का, भोले जी जो भी हमारे यहाँ के बीजेपी के सांसद हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं उनके गांव का रास्ता बढ़िया करवाऊंगा मैं। सबसे पहले स्वयं के गांव का भी रास्ता अच्छा नहीं है? ऐसा है, बहुत टूटा पड़ा है। सबसे पहले मैं इसको वादा कर रहा हूँ, आप इसको करिए। मैं भोला सिंह की जो हमारे संसद यहाँ के बीजेपी के एमपी हैं, मैं उनके सबसे पहले घर का रास्ता बनवाऊँगा उनका। मेरा रास्ता आज तक नहीं बना, मेरा रास्ता आज तक नहीं बना। इससे पहले 10 साल रहे बीजेपी के रहे। आप बताइए, शिकारपुर से खुर्जा तक आज भी टूटा हुआ रोड है। आप गए मेरे गाँव, इंटरव्यू लेने गए, आपने देखा रोड किस्तों पे बना जा रहा है, रोड टूटा पड़ा है। क्या मेरे गांव में इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है कि मेरे गांव से वो रोड नहीं बना गया तुम्हारे पे? तुम्हारा यहाँ का, तुम्हारा बीजेपी का सांसद खुर्जा लोकसभा का और आपका भलेंसर लोकसभा का, दोनों तुम बीजेपी के हो। तुम्हारे विधायक एमएलए बीजेपी के। क्या हमारा एक रोड नहीं बन सकता था खुर्जा से शिकारपुर तक? आप बताइए। रास्ते तो बहुत ही खराब है और जनता झेल रही है, वो प्रतिदिन झेल रही है। बस एक काम है उन लोगों के पास, एक काम है, हमारे उनको प्रत्याशियों को तोड़ना, हमारी सरकार को तोड़ना। अभी एक अच्छी खासी एक महिला हमारी आई थी, उसका अच्छा खासा हमने उसको टिकट देने की पूरी प्रयास करी। वो हमारी पार्टी से तोड़कर उन्होंने वहाँ पे डिवाई में नाम नहीं ले चाहता, उस महिला को टिकट दे दी, वो जिताई। इनका ये काम है। आपने देखा छत्तीसगढ़ में, सॉरी उसमें, हाँ, मध्य प्रदेश में देखा, सरकार हमारी थी, ज़बरदस्ती इन्होंने सिद्धू जी को अपने पक्ष में लेकर हमारी सरकार गिराई। राजस्थान में यही किया इन्होंने, मगर वहाँ नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं, बम्बई में देखिए आप देख रहे हैं ना, इनका काम कुछ नहीं है। केवल हमारे भोला सिंह बेचारे परेशान हैं, हो बीजेपी में, या तो उनको काम मिल नहीं रहा है या वो काम करना नहीं चाहते हैं। आप बताइए, जाटव समाज की महिला खुर्जा से विधानसभा, वो कैसे अपने 1 साल के अंदर अपना बजट ले आई? क्या भोला सिंह को 9 साल में बजट की नहीं सोची? एमपी को क्या इतना बड़ा क्षेत्र होता है? अब से पहले जो क्षेत्र में रहेगा उसी को पता चलेगी कि जनता किस चीज़ से परेशान है। अगर आप क्षेत्र में ही नहीं रहेंगे, जनता से मिलेंगे नहीं, तो कैसे कोई जानेगा? तो यदि इस पर आप सांसद बनते हैं तो आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे? ये आपने पूछा क्या आप रहेंगे। मैं एक सबसे पहले कहना चाहता हूँ, जो जो हमारे संसद हैं यहाँ से, उनको बंगला मिलता है दिल्ली में, वो आलीशान बंगला होता है। तो क्या होता है कि वो आलीशान के चक्कर में वो जनता को भूल जाते हैं। तो ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मुझे उस बंगले की ज़रूरत नहीं है। आप उस बंगले को त्याग करेंगे? मेरी बात सुनिए, मैं उस बंगले की ज़रूरत नहीं है। मेरा छोटा सा बंगला है नदी किनारे गांव में, मैंने अपना ऑफिस बना रखा है। मैं हर हफ्ते बैठता हूँ और उसके बाद क्षेत्र में रहता हूँ। और उस देखिए, बंगले के, आपने बोला बंगले का क्या करेंगे, मैं वो बंगले का ये काम करूँगा सबसे बढ़िया। जो बाबा साहब हमारे भीमराव अम्बेडकर थे, आज उनकी जिस उसका जो उनका वो बना हुआ है, उसमें आज हम लोग देखने जाते हैं, बड़ा गर्व होता है कि बाबा साहब के कैसे कैसे कपड़े पहना करते थे उस समय पे, जिसमें इस शिक्षा के लिए पैसा तक नहीं था। उन्होंने डिग्रियां कैसे की हम जानते हैं दिल से। और आपने बोला कि उसका क्या करोगे बंगले का? मैं उस बंगले का करूँगा, जितने मेरे बुजुर्ग हैं, जितनी मेरी माता बहन हैं, हर रोज़ वो 2-2 दिन रहोगे, ये करूँगा। क्यों कि मैं उस परिवार से निकल के आया हूँ। मैं अपना दर्द महसूस कर रहा हूँ, तो मैं भी तो उनका दर्द देखूँ ना। वो ये कहेंगे कि आज मैं कहाँ रह रहा हूँ आपके बीच से जाकर, आप उस बंगले के अंदर रहिए 2 दिन। और वहाँ के राजा साइड ठाट देखिए कि एमएलए एमपी बनते हैं तो कैसे राजा बनते हैं, कैसे वहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ की मिठाइयाँ आती हैं इनके पास, कहाँ कहाँ से इनके लोग मिलने आते हैं, क्या क्या इनको सुविधाएँ होती है सरकारी। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने मेरे हर गाँव की लिस्ट के हिसाब से, इन्होंने तो एक किया था कि हर प्रदेश से यात्रा कराएंगे हवाई चप्पल से, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ में यात्रा करेगा। ये तो सब वोट का लालच है, दे दिया बोलर कराया। मगर मैं कहना चाहता हूँ इस बात को कि मैं अभी कह रहा हूँ, अभी हमारे खुर्जा के एमपी
और हमारे खुर्जा गौतम बुद्ध नगर के एमपी, बुलंदशहर के एमपी, मैं इनसे कहना चाहता हूँ आप हर क्षेत्र से 5-5 आदमी का एक दिन रोकिए, जिस रूम में सोते हैं उसमें सुलाइए उनको, एसी चलाइए। जिस गद्दे पे सोते हैं अब 10 इंच के गद्दे पे से लगा देखिए, वो बेचारा एक किसान कितना खुश होगा। वो भूल नहीं पाएगा हमको, भूल जाएगा? आप बताइए, नहीं भूलेगा। वो यही कहेगा बेटा के यहाँ गया था मैं, बेटा के शब्द दूसरा नहीं निकलेगा। ये भी एक आपका वादा है जनता के लिए कि आप अपने, अगर जीत होती है आपकी, तो आप अपने बंगले में सबको 2-2 दिन का देंगे कि ये सुविधाएं आइए आप भी वहन कीजिए जो मुझे मिल रहा है। वो आपने दिया है मुझे, उन्होंने वोट दे के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, ये आपका भी अधिकार है। और ये एक और बात बता दूँ मैं आपको, मैं जातिकरण से नहीं कर ले जाऊँगा वहाँ पर कि मैं ऐसी जाति का हूँ। हाँ, ऐसी जाति जाएगा 60%, क्योंकि वो बेचारा गरीब है, वो देख नहीं पाता है। 60-70% जाएगा एससी, और एससी जाएगा तो क्यों, यही बेचारा पिछड़ा होता है, इसने कभी घर नहीं देखा अच्छी तरह से, ना एसी देखे। आज मैं एसी लगा रहा हूँ तो मेरे लोग कहते हैं एसी कैसा होता है, तो उनको भी पता चलना चाहिए ना, कि उनको ये पता चलना चाहिए कि भाई इस ऐसे बंगला कहाँ मिलता है। और उसके बाद में अदर कास्ट भी है मेरी, वो भी गरीब लोग हैं, अमीर को नहीं, केवल गरीब को, किसी कास्ट का हो, उनको ये एक बार मौका मैं दूंगा, पूरे 5 साल दूंगा, पूरे 5 साल। बहुत अच्छी बात है। बात और कहना चाहता हूँ मैं, आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने की थी कि हमारे दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। क्यों हो रहा है दलित अत्याचार? बहन जी के पीछे हमारा पूरा प्रदेश पागल हो गया, दलितों का पूरा अंधा हो गया। हम समझाते रहे मगर समझ में नहीं आई उनके में। जब बहन जी सरेंडर होकर बैठ गई बीजेपी की गोद में, तब समझ में आई है। क्या जब हमारे लोग नहीं मारे जा रहे थे, बीजेपी की सपा की सरकार आती थी तो दलितों को मारते थे, तो क्या बहन जी वहाँ कुल्ला करने आज तक गई? कभी अभी बेचारा हमारे दलित पे पैसा कहाँ से आया? आप खुर्जा विधानसभा पर चलिए जाइए, मुझसे कह रहे हैं आप टिकट मायावती से ले लीजिए, मैंने कि मुझ पर तो इतना पैसा है नहीं। मगर नहीं है, कोई बात नहीं, मगर दलितों के बीच में सब कुछ दलितों ने किया, दलितों के बीच में रह के दलितों को ध्यान देना चाहिए। जो उन्होंने नहीं किया है, मुझे मौका मिला मैं करूँगा उसको। रोजगार के लिए कुछ सोच के रखा है आपने? क्योंकि युवा तो आजकल अगर पढ़ लिख भी रहे हैं तो बेरोजगार ही रह रहे हैं, तो इनके लिए भी कुछ सोचा है? इनके लिए सबसे पहले देखो सोचा भी है। सबसे पहले रोजगार, जो अभी मैंने बोला कि सरकार हमारी 2024 में आ रही है, 24 में आ रही है, सबसे पहले राहुल गांधी जी इसी को लेकर चल रहे हैं। इस बात से मेरी भी कई मुलाकात हो चुकी हैं हमारे माननीय राहुल गांधी जी से और दीदी जी से भी। तो हमने ये कि जो हमारा युवा पढ़ लिख कर आ रहा है, उसको जो बीजेपी ने ख़त्म किया है, उसको युवा को सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। वो इंटरव्यू तो होते ही हैं। आज मुँह देख कर नौकरी मिल रही है, मुँह देख कर नौकरी मिल रही है। आज कोई किसी दलित को नौकरी नहीं मिल रही है। अब बताओ 70,000, तुमने 70 लाख बोली थी, 70,000 लेके हर बार वो हमारे प्रधानमंत्री दे दें एक बार। अरे और कहाँ है नौकरी हमारी? मेरे बेटे ने रेलवे में फार्म भरा गाजियाबाद में, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद दोबारा यही नहीं पता चला कि वो दूसरा इंटरव्यू कब है। बताइए, मेरे खुद के बेटे ने भरा। मेरे बेटा कुछ नहीं है तो कम से कम नौकरी कर लो, इसमें गुजारा कर लेंगे, तुम कमाओगे, मैं पॉलिटिक्स में लगा रहूँगा, इससे कम से कम मैं समाज का भला तो कर सकता हूँ। तो ये है स्थिति। आपको अगर समय आएगा, सरकार चेंज होगी, युवाओं को सबसे पहले मौका मिलेगा। सबसे पहले युवाओं को। मैं सभी देशवासियों से और मैं अपने विशेषतर अपने बुलंदशहर लोकसभा वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पार्टी ने अपना निर्णय लिया, अगर मुझे टिकट दी, तो मैं सभी बुलंदशहर के जितने हमारे लोकसभा में जितने हमारे भाई, किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, माताएं, बहनें, बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। आपने सबको, बीजेपी को देखा और बीएसपी को देखा, सपा को भी देखा, सबको देखा। अगर मुझे आप एक बार, मैं आपका बच्चा हूँ और आपका बेटा हूँ, आप मुझे एक बार मौका दीजिए और मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहता हूँ और मैं आपके बीच में रहना चाहता हूँ। एक बार मुझे मौका दें, बस मैं आपसे आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू आपका। और हमारे भाई साहब कैमरामैन का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब देशवासियों का मेरा धन्यवाद।
जय भीम, जय कांग्रेस। ये थे हमारे साथ ऋषि गौतम जाटव जी, जो कि संभावित सांसद प्रत्याशी हैं, और उनका कहना है कि यदि इस बार कांग्रेस उनको टिकट देती है तो वो वैसे सारे कार्य करके दिखाएंगे जो दलित के लिए अब तक किसी ने नहीं किए हैं, और वो दलित के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से बहुत ही मानसिकता बना ली है कि अब दलितों के लिए कुछ होकर रहेगा और दलितों को आगे बढ़ाना ही है। पर देखना तो यही है कि कांग्रेस का क्या फैसला होता है, वो इन्हें टिकट देती है या नहीं। तब तक बनी रही है न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। अगर आपको भी हमारी सच्चाई से भरी खबरें पसंद हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता को आप मजबूती देना चाहते हैं तो हमारे QR कोड पर जाकर आप हमें आर्थिक मदद दे सकते हैं। आप हमारे नंबर पर जाकर हमें गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं ताकि हम अपने चैनल को मजबूत कर सकें और आप तक हर वो खबर पहुंचा सकें जिसको कि आपसे वंचित किया जाता है। साथ में हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक वो हर खबर पहुंच सके जो आप तक गोदी मीडिया नहीं पहुंचाता है। धन्यवाद। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.